हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम ऑन कोडर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं जहां पर हम यूजर से एक अमाउंट का इनपुट लेंगे। लेट सपोज हमने यूजर से बोला कि एक अमाउंट इनपुट करिए और यूजर ने हमारे सामने इनपुट किया सपोज 15,000। अब ये अमाउंट जो यूजर ने हमको इनपुट किया है उस अमाउंट को हम अलग अलग रुपये के नोट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 15,000 के अमाउंट को इनपुट ले लिया यूजर से, अब हमने उसको डिवाइड करा तो हमने 2,000 के 7 नोट्स रखे, 500 के 2 नोट्स रखे और बाकी सारे 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2000 के 7 नोट्स इज इक्वल टू 2000 इंटू 7 और 500 के 2 नोट्स मतलब कि 500 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया 14,000 और ये हमारे पास आ गया 1,000। तो फाइनली इसको ऐड करने पे वापस हमको कितना मिल जाएगा, 15,000। तो आज हम इसी प्रोग्राम को क्रिएट करने वाले हैं जहां पर हम यूजर से सिंपली अमाउंट का इनपुट लेंगे और उसको इस फॉर्मेट में हम प्रिंट करा देंगे, मतलब कि अलग अलग अमाउंट के नोट्स में उसको डिवाइड करके हम प्रिंट करा देंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि इस प्रोग्राम को क्रिएट करने का क्या लॉजिक होने वाला है। तो अब देखिए, सबसे पहला काम तो हमको करना ये है कि यहाँ पर हमको यूजर से अमाउंट का इनपुट लेना है। तो यूजर से अमाउंट का इनपुट लेने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा। लेट सपोज ये एक वेरिएबल है और इसका टाइप है इंटीजर और इसका नाम हम रख दे रहे हैं अमाउंट, मतलब कि अमाउंट नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया और इस अमाउंट नाम के वेरिएबल में ही हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। फिर उसके बाद हमको अलग अलग अमाउंट के नोट्स को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो जैसे कि 2000 के नोट को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम दे दिया हमने n2000। इसी तरीके से 500 के नोट को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया n500। बिल्कुल इसी तरीके से हमने एक वेरिएबल बना लिया 200 के नोट को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरीके से एक वेरिएबल हमने बना लिया 100 रुपये के नोट को कैलकुलेट करने के लिए और एक वेरिएबल हमने बना लिया यहाँ पे 50 रुपये के नोट को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरीके से हम एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे 20 रुपये के नोट के लिए, एक वेरिएबल हम यहाँ बना लेंगे 10 रुपये के नोट के लिए। इसी तरीके से एक वेरिएबल हम बना लेंगे 5 रुपये के नोट के लिए और एक वेरिएबल हम फाइनली यहाँ पे बना लेंगे 1 रुपये के नोट के लिए। ठीक है, और इतना कर लेने के बाद अब हमको करना क्या है, तो हमको सिंपली सबसे पहले तो यूजर से अमाउंट का इनपुट लेना है। लेट सपोज यूजर ने हमको अमाउंट इनपुट कर दिया, हम एक अमाउंट ले लेते हैं। जैसे यूजर ने हमको इनपुट किया 8,200, यूजर ने हमको लेट सपोज इनपुट कर दिया 8,246। ये वो अमाउंट है जो यूजर ने हमको इनपुट किया। यूजर ने हमको कितना अमाउंट इनपुट किया, 8,246। अब इस अमाउंट को जो यूजर ने इनपुट करा है उसको हमको डिवाइड करना है अलग अलग अमाउंट के नोट्स में। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, अभी देखिए, अभी इनिशियली अगर हम बात करें तो जितने भी वेरिएबल हमने क्रिएट करे हैं ये सारे, इनके अंदर की वैल्यू क्या है, 0। सबके अंदर अभी क्या है, 0 है, मतलब कि अभी किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल खाली है, सब में 0 है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े वैल्यू से। सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करने से मतलब है कि सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2000 के नोट्स, और 2000 के नोट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे। सबसे पहले हम 8,246 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2000 से, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमको डिवाइड कर लेना है इसको। तो 2000 को हम 4 टाइम्स ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 8000 और फाइनली यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 246। बस यहीं तक हमको डिवाइड करना है, हमको इसके आगे पॉइंट पे नहीं जाना है, मतलब कि हम सिर्फ इंटीजर लेवल तक डिवाइड करेंगे, डेसिमल लेवल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इस काम को करेंगे कैसे, तो इस काम को करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक डिवीजन ऑपरेटर और एक मॉडुलस ऑपरेटर है, और इन दोनों को ही हम यूज करने वाले हैं आज के इस प्रोग्राम में। ठीक है, समझते हैं कि डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा। तो जो डिवीजन ऑपरेटर होता है, डिवीजन ऑपरेटर आपको रिटर्न करता है कोशेंट वैल्यू, और जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर वैल्यू। अब यहाँ पे आपको समझना है कि किसको कोशेंट बोलते हैं, किसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू 246 आई है ये हमारे लिए क्या है, रिमाइंडर है। क्या ये हमारे लिए रिमाइंडर है। ये जो ऊपर वैल्यू आई है 4, ये हमारे लिए क्या है, कोशेंट है। इसी तरीके से ये वैल्यू हमारे पास जो है ये है डिविडेंड, और ये वैल्यू जो है ये है डिविजर। तो ये डिवीजन करते समय कुछ वैल्यूज होती हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये पता करना है कि 2000 के कितने नोट हो सकते हैं, और इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने 8,246 को सिंपली हमने 2000 से यहाँ पे डिवाइड करा दिया। 2000 से हम इसको सिर्फ इंटीजर लेवल पे डिवाइड कराएंगे, फ्लोट लेवल पे डिवाइड नहीं कराएंगे, यानी कि हमको पॉइंट्स में नहीं जाना, हमको सिर्फ यहीं तक डिवाइड कराना है। तो हमने क्या करा, हमने यूज करा यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर को, हमने इस ऑपरेटर को यूज करा। अब क्योंकि हमारे सारे वेरिएबल जितने भी अभी हमने क्रिएट करे हैं वो सारे के सारे वेरिएबल इंटीजर टाइप के ही हैं, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो तो इंटीजर लेवल पे ही होगा, मतलब कि जो डिवीजन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो वो इंटीजर लेवल पे ही होगा।
ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं इस डिवीजन ऑपरेटर को, और इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको रिटर्न करता है कोशेंट वैल्यू। और अगर आप ऊपर देखोगे तो यहां पर हमने जब इसको डिवाइड करा तो 4 टाइम्स में डिवाइड हुआ है, 8000 आया है, 246 रिमाइंडर बचा है, मतलब कि 2000 के पॉसिबल नोट कितने हो सकते हैं, 4 नोट हो सकते हैं 2000 के हमारे पास, ठीक है। अब ये वैल्यू कौन सी है, तो ये कोशेंट वैल्यू है। ये वैल्यू कौन सी मिल रही है हमको यहाँ पे, ये वैल्यू हमको मिल रही है कोशेंट वैल्यू। मतलब कि अगर हम इस डिवीजन ऑपरेटर को यूज कर ले यहाँ पर तो हमको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि 8246 में कितने 2000 के नोट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं। हमने क्या करना है सबसे पहले हमने यहाँ पे किया N2000 इज इक्वल्स टू जो भी अमाउंट यूजर ने इनपुट किया है वो हमारा अमाउंट नाम के वेरिएबल में है, तो अमाउंट डिवाइड बाई 2000। तो हमने यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर यूज कर लिया है। अब डिवीजन ऑपरेटर को यूज करने से क्या हो रहा है, तो डिवीजन ऑपरेटर को यूज करने से हमको मिल रही है ये वाली वैल्यू, कोशेंट वैल्यू। तो यहाँ पर हमको N2000 में क्या मिल जाएगा, यहाँ N2000 में हमको मिल जाएगा 4। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। मतलब कि हमको पता चल गया कि 2000 के 4 नोट 8246 में हो सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि 4 नोट हो सकते हैं। तो अब आपको एक्चुअल अमाउंट में से, एक्चुअल अमाउंट अभी कितना है, एक्चुअल अमाउंट अभी हमारे पास है 8246। इस एक्चुअल अमाउंट में से 4 नोट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देना है, यानी सॉरी डिक्रीज कर रहे हटा देना है। क्यों कर देना है ऐसा इसलिए कर देना है क्योंकि आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि हमारे पास 4 2000 के नोट हो सकते हैं, मतलब कि 4 इंटू 2000। अब 4 इंटू 2000 मतलब कि 8000 रुपीज हमारे ऐसे ही वो हो गए क्लियर। मतलब कि हमको पता चल गया कि 8246 में से 8000 रुपीज तो सिर्फ 2000 के नोट्स में आ जाएंगे। तो अब हमको रिमेनिंग अमाउंट निकालना है। तो रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8246 में से हमने 8000 को माइनस कर दिया। अब ये 8000 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया है कि 2000 के 4 नोट हो सकते हैं और 4 नोट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 4 नोट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है वो है 8000 रुपए। तो हमने ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमारे पास वैल्यू बची 246। मतलब कि अगर हम 8246 में से 4 नोट 2000 के हटा दे तो हमारे पास कुल मिलाकर के नेट अमाउंट बचेगा 246 रुपीज, ठीक है। मतलब कि अब हमको चाहिए यहाँ पर ये रिमाइंडर वैल्यू। एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास 4 नोट 2000 के होंगे, तो अब हमको ये पता करना है कि उन 4 नोटों को अगर हटा दिया जाए हमारे अमाउंट में से तो कितना पैसा बचा। तो उस केस में हमको चाहिए होगी रिमाइंडर वैल्यू। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर को यूज कर लिया और डिवीजन ऑपरेटर को यूज करने की वजह से हमको ये पता चल गया कि 2000 के कितने नोट है। अब हम यूज करने वाले मॉडुलस ऑपरेटर, और मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके हमको ये पता चल जाएगा कि 2000 के नोट हटा देने के बाद कितना पैसा बचा हमारे पास। तो इसके नीचे हमने लिखा, आपने यहां तक कर लिया, अब इसके नीचे हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉडुलस 2000। हमने लिखा यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉडुलस 2000। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि अब यहाँ पे भी हम डिवीजन ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम 8246 को 2000 से डिवाइड कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि मॉडुलस ऑपरेटर यूज करने की वजह से हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी, रिमाइंडर वाली वैल्यू, और हमको वही वैल्यू चाहिए भी। और अगर हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते तो हमको क्वोशिएंट वाली वैल्यू मिलती। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखते हो तो यहाँ पे 8246 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2000 से, तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी, तो हमको यहाँ पे मिलेगी मात्र 246। मतलब ये वो रिमेनिंग अमाउंट है जो हमारे पास बचेगा 2000 के नोट हटा देने के बाद। तो यहां तक हो जाने के बाद हमको दो चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 2000 से हमारे अमाउंट को डिवाइड करा लिया, ठीक है। और 2000 से हमारे अमाउंट को डिवाइड कराने से हमको ये पता चल गया कि हमारे पास 2000 के 4 नोट हो सकते हैं। उसके बाद अब हमको कैलकुलेट करना था कि कितना अमाउंट बचा 2000 के नोट हटा देने के बाद। तो उस केस में हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर लिया और उस केस में हमको यहाँ पे मिल रहा है 246। मतलब कि 2000 के नोट हटा देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा 246। तो इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे 500 के नोट, ठीक है। हमने 2000 के नोट कैलकुलेट कर लिए और ये भी निकाल लिया कि हमारे पास कितना अमाउंट बचा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको हटा दिया, पूरा हटा दे रहे हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि हमारे पास 500 के कितने नोट है। तो हम लोग सेम लॉजिक यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है, हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचा है 246, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा है 246। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इस 246 में कितने 500 के नोट है ये पता करना है। तो देखिए हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि 246 में 500 के नोट नहीं हो सकते हैं, पर अगर हम लॉजिक के हिसाब से चलते हैं तो लॉजिक के हिसाब से हमको करना बस इतना है कि हम सिंपली लिखेंगे N500 इज इक्वल्स टू अमाउंट
डिवाइड बाई 500, यानी कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको करके देखते हो यहाँ पे, तो देखिए आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे 246 को डिवाइड करा रहे हो यहाँ पे 500 से, जो कि होना नहीं है। तो यहाँ पे क्वोशंट वैल्यू 0 मिल जाएगी और ये पूरा का पूरा रिमाइंडर बन जाएगा। क्वोशंट वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, यहाँ पे 0 मिल रही है और ये पूरा का पूरा अमाउंट 246 रिमाइंडर बन जाएगा। तो अब क्योंकि हम डिवीजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑपरेटर के केस में हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला था, क्वोशंट वैल्यू मिलने वाली थी। अब क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो हमको क्वोशंट वैल्यू यहाँ क्या मिल गई, 0। मतलब N500 में हमको क्या मिला, 0। और उसका मतलब ये है कि N500 के 0 नोट्स हो सकते हैं, और जो कि सही है, ठीक है। रिमाइंडर वैल्यू की बात करें तो हमको 500 के नोट निकाल देने के बाद रिमाइंडर वैल्यू देखनी है। तो रिमाइंडर वैल्यू के केस में भी हमने क्या करा, हमने लिखा N500 इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलस 500। तो अमाउंट मॉड्यूलस 500 का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम 246 को 500 से डिवाइड कर रहे हैं और जो भी रिमाइंडर मिल रहा है उसको हम वापस से अमाउंट वाले वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। तो अगर आप इस लॉजिक को देखते हो तो यहाँ पे हमने करा ये है कि 246 को हमने 500 से डिवाइड करा। अब क्योंकि डिवीजन तो परफॉर्म ही नहीं हुआ, तो एज इट इज पूरा का पूरा रिमाइंडर ही बन गया। तो अमाउंट के अंदर पहले भी 246 थी और इस कैलकुलेशन के बाद भी 246 ही रहेगी, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये पता कर लेने के बाद हमने क्या क्या पता कर लिया, हमने पता कर लिया कि 2000 के कितने नोट है, तो हमको पता चला कि 2000 के 4 नोट हो सकते हैं। फिर हमने पता कर लिया कि 500 के कितने नोट हो सकते हैं, तो हमको पता चला कि 500 के एक भी नोट नहीं होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता करना है कि 200 के कितने नोट होंगे, और हमारे पास अमाउंट कितना है अभी, 246 है। तो वही सेम लॉजिक जो हमने 500 में यूज किया था, एंड 200 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाई 200, ठीक है। तो हम करके देखते हैं यहाँ पे हमको क्या मिलेगा। तो हमने क्या करा, हमने 200 से 246 को डिवाइड करा वन टाइम में 200, और यहाँ बचा हमारे पास 46। कितना बचा हमारे पास, 46। तो क्वोशंट वैल्यू हमारी 1 आई। तो यहाँ पे N200 में हमको क्या मिलेगा, N200 में हमको मिलेगा 1, मतलब कि 200 का एक नोट यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ 1 कर दे रहे हैं। और उसके बाद रिमाइंडर वैल्यू कितनी मिली हमको, 46। तो अगर हम इसके बाद ये लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलस 200। तो यहाँ पे हमको अमाउंट में वैल्यू क्या मिलेगी, अमाउंट में वैल्यू हमको मिलेगी मात्र 46। क्यों मिलेगी 46, क्योंकि हमने क्या करा, हमने 246 को पहले यहाँ पे 200 से डिवाइड कराया और जो भी रिमाइंडर वैल्यू मिली वो उसको हमने वापस से अमाउंट वेरिएबल में स्टोर करा लिया। तो अमाउंट में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे अमाउंट में हमको मिलेगा यहाँ पे वापस से 46, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखो तो आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया कि 2000 के 4 नोट हो सकते हैं, 500 का एक भी नोट नहीं हो सकता और 200 के 1 नोट हो सकते हैं। और ये सारा अमाउंट हटाने के बाद हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, सिर्फ 46, ठीक है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है 100 रुपए का नोट, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं और हमारे पास अमाउंट बचा है यहाँ पे सिर्फ 46। कितना अमाउंट रिमेन है, 46, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हमको साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि 100 रुपए का नोट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट हम लॉजिक के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हम इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी तक हमने 2000 का किया, 500 का किया, 200 का किया, ऐसे ही हम 100 का करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे N100 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो अमाउंट है यानी कि जो 46 है वो 100 से छोटा है। तो उस केस में हमको N100 में क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे एज इट इज 0 रहेगा। रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो हमने लिखा अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलस 100। अब क्योंकि डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे, तो हमको एज इट इज अमाउंट में पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमको 46 ही मिल गया, मतलब कि 100 से कराने पर कोई भी चेंज नहीं आया। अब इतना कर लेने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से अब हम करेंगे 50 के लिए चेक। तो 50 के लिए भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हमने लिखा यहाँ पे N50 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाई 50। अब यहाँ पे 50 से डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि 46 50 से छोटा होता है। तो हमको यहाँ पे क्वोशंट वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पे 0 एज इट इज लिखा हुआ है। और इसी तरीके से जब हम रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलस 50। तो उस केस में अगेन 50 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमको एज इट इज पूरा का पूरा रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी अमाउंट हमारा अनचेंज रहेगा और 46 ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि 100 और 50 के केस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, 100 में भी 0 और 50 में भी 0। अब हम आते हैं 20 के ऊपर। तो हम इसको हटा रहे हैं और अब हमको ये देखना है कि हमारे पास 20 रुपीज के कितने नोट हो सकते हैं। 46 रुपीज हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है कि 20 रुपीज के कितने नोट हो सकते हैं। तो हमने सिंपली क्या करा, हमने लिखा N20 इज इक्वल्स टू जो भी हमारा अमाउंट है डिवाइड बाई 20, क्योंकि हम 20 रुपीज के नोट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 20।
इतना कर लेने के बाद अब हमको सिंपली करना क्या है कि जो 46 का अमाउंट है उसको हमने 20 से डिवाइड करा दिया, तो यहाँ पे 20 2 40 और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा 6। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा 6। तो हमको यहाँ पे क्वोशंट वैल्यू क्या मिल रही है, क्वोशंट वैल्यू मिल रही है हमको 2, मतलब कि n20 में हमको क्या मिलेगा, n20 में हमको मिलेगा 2। तो यहाँ पे जहाँ पे 0 है वहां पे चेंज होकर के क्या आ जाएगा, यहाँ पर चेंज होकर के आ जाएगा 2। और उसके बाद अगर हम बात करें कि कितना पैसा बचा 20 रुपए के नोट हटाने के बाद, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉडुलस 20, और उस केस में आपको रिमाइंडर वैल्यू क्या मिलेगी 6, मतलब कि अमाउंट में हमको क्या मिल जाएगा, अमाउंट में आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, आप यहाँ पे 46 को अगर यहाँ पे 20 से डिवाइड कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर वैल्यू सिर्फ 6, ठीक है, कितना मिलेगा 6, मतलब कि 20 रुपए के नोट हटा देने के बाद अब हमारे पास मात्र बचा 6 रुपए, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 6 रुपए। अब इतना कर लेने के बाद आप इसी तरीके से अब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 10 रुपए के नोट, तो हमारे पास 6 रुपए बचा है, तो आपको सीधे से पता है यहाँ पे कि 10 से 6 डिवाइड नहीं हो सकता, फिर भी हम यहाँ पे लिखते हैं एंड 10 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाय 6, ठीक है, अमाउंट डिवाइड बाय 6 किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको क्योंकि डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0 और यहाँ पे 10 की वैल्यू एंड 10 की वैल्यू एज इट इज 0। और उसके बाद हमको अब क्या करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है कि 10 रुपीज के नोट हटाने के बाद कितना अमाउंट बचा, तो हमने लिखा अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉडुलस 6, और सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे हम 10 कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 10 आएगा, यहाँ पे भी मॉडुलस 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमको यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमको रिमाइंडर एज इट इज पूरा 6 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, मतलब कि 10 के केस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। अब हम बात करते हैं कि 5 रुपए के साथ क्या करना है हमको, तो अब हमको 5 रुपीज के नोट कैलकुलेट करने हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे n5 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाई 5। तो अब यहाँ पे अगर आप 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमको यहाँ पे क्वोशंट वैल्यू क्या मिल रही है 1, तो हमको यहाँ पे n5 में क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पे हम n5 में क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। और उसके बाद हमको यहाँ पे पता करना है कि 5 रुपीज के नोट हटा देने के बाद हमारे पास कितने रुपए बचे एज ए रिमाइंडर, तो उस केस में आपने यहाँ पे लिखा अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉडुलस 5 और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा 1, मतलब हमारे पास अब 1 रुपए शेष बचा है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमको फाइनली यहाँ पे मिलेगा 1 रुपए, और ये 1 रुपए कहाँ आ जाएगा, ये 1 रुपए आ जाएगा हमारे पास 1 रुपए के नोट में। तो ये हो गई ओवरऑल कैलकुलेशन और लॉजिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको डिवीजन ऑपरेटर की मदद से ये पता कर लेना है कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर अमाउंट के कितने नोट हैं, और फिर रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेना है मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि उस अमाउंट का नोट हटा देने के बाद कितना पैसा हमारे पास बचा। तो अब अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2000 के कितने नोट मिले, 2000 के हमको मिले 4 नोट, 500 के हमको मिले 0 नोट, 200 के मिले हमको 1 नोट, 100 रुपीज का मिला हमको 0 नोट, और इसी तरीके से 50 रुपीज के हमको मिले 0 नोट, 20 रुपीज के मिले हमको 2 नोट, 10 रुपीज के मिले हमको 0 नोट, 5 रुपीज के मिले हमको यहाँ पे 1 नोट, और 1 रुपी का 1 नोट या कॉइन। अब इसको अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8000, यहाँ पे आपको मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 200, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 40, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे फाइनली 1। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करके देखोगे तो आपको वापस से कितना मिल जाएगा 8246। तो ये है हमारा ओवरऑल प्रोग्राम, ठीक है। तो अब जल्दी से हम सारा ही हटा करके एक साथ लॉजिक लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमको प्रोग्राम में कैसे लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है ओवरऑल लॉजिक जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा है, 2000 का नोट कैलकुलेट करा है। कैसे कैलकुलेट करा है, अमाउंट को हमने डिवाइड करा है 2000 से, और क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर यूज करा है तो हमको यहाँ पे मिलेगी क्वोशंट वैल्यू। अब जो भी क्वोशंट वैल्यू मिलेगी उसको हमने n2000 के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और यहाँ से हमको मिल जाएंगे 2000 रुपीज के नोट। उसके बाद इस लॉजिक की मदद से यानी कि हमने फिर क्या करा है, फिर अमाउंट को हमने 2000 से डिवाइड कराया है, और यहाँ पे हमको मिलेगी रिमाइंडर वैल्यू। रिमाइंडर वैल्यू का मतलब है कि जब 2000 से डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमको रिमाइंडर वैल्यू के तौर पे मिलेगा, और वो हमने अमाउंट वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा। रिमेनिंग अमाउंट मतलब कि जो 2000 के नोट हटा देने के बाद अमाउंट बचेगा वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने 500 रुपीज के नोट कैलकुलेट करें। पहले तो हमने अमाउंट को 500 रुपीज से डिवाइड कराया और क्वोशंट वैल्यू को स्टोर कर लिया है, जिससे कि हमको 500 रुपीज के एग्जैक्ट नोट कितने हो सकते हैं उनकी वैल्यू पता चल जाएगी। और उसके बाद फिर हमने रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से, और ऐसे ही हमने 200 के साथ किया है, फिर 100 के साथ, फिर 50 के साथ, 20 के साथ, 10 के साथ, 5 के साथ,
और इसी तरीके से आगे हम करेंगे 2 रुपीज के नोट के साथ और 1 रुपए के नोट के साथ। तो ये ओवरऑल लॉजिक है, ये हम लोग लिखने वाले हैं हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में और कुछ इस तरीके से हम लोग आउटपुट को प्रिंट करने वाले हैं। तो मूव करते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ और देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा कैसे वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे, तो वो जल्दी से लिख लेते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेने के बाद सबसे पहले हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम यूजर से अमाउंट ले सकें, वो है अमाउंट। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था, हमको 2000 के नोट्स को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए 500 के नोट्स को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, 200 के नोट्स को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, इसी तरीके से 100 रुपीज के नोट्स को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, इसी तरीके से 50 रुपीज के नोट को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, इसी तरीके से 20 रुपीज के नोट को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, 10 रुपीज के लिए भी चाहिए और इसी तरीके से 5 के लिए और 1 के लिए। अब हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले 2000 से लेकर के 1 रुपीज तक जितने भी नोट्स हैं उन सब में हम बाय डिफॉल्ट 0 असाइन कर दें, जिससे कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर अमाउंट के नोट्स नहीं भी मिलते हैं तो वहां पे 0 आ जाए। तो उसके लिए चलिए हम जल्दी से 0 असाइन कर देते हैं। तो n 2000 is equals to n 500 is equals to n 200 is equals to n 100 is equals to n 50 is equals to n 20 is equals to n 10 is equals to n 5 is equals to n 1 and equals to 0। तो हमने सब में एक साथ 0 असाइन कर दिया। अब इतना कर देने के बाद सबसे पहले आपको यूजर के सामने मैसेज देना है और यूजर से बोलना है कि एक अमाउंट इनपुट करे। तो हमने बोला एंटर अमाउंट। अब यूजर यहाँ जो भी इनपुट करेगा उसको हम स्कैनअप फंक्शन की मदद से इनपुट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा %d क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेने वाले हैं, कॉमा एड्रेस ऑफ, और इसको हम अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। इतना कर लेने के बाद अब सबसे पहले हम लोग 2000 के नोट कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लॉजिक पार्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमको करना ये है, सबसे पहले हमको 2000 के नोट को स्टोर कराना है, कैलकुलेट करना है। तो हमने लिखा n 2000 इज इक्वल्स टू जो अमाउंट है हमारा उसको हम यहाँ पे डिवाइड करा देंगे 2000 से। तो हमको यहाँ पे 2000 के नोट्स मिल जाएंगे। अब 2000 के नोट्स मिल जाने के बाद हमको उतना अमाउंट हमारे ओरिजिनल अमाउंट से माइनस कर देना है। जैसा कि एग्जांपल में हमने दिखाया था कि अगर मान लीजिए हमको 4 नोट मिलते हैं 2000 के, तो हम अपने ओरिजिनल अमाउंट में से 4 नोट का अमाउंट माइनस कर देंगे ताकि हम आगे बाकी नोट्स के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो फटाक से माइनस कर देते हैं। हमने लिखा अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलस ऑपरेटर और यहाँ पे 2000। देखिए सारी चीज यहाँ पे जो पूरा लॉजिक है वो डिपेंड कर रहा है डिवीजन ऑपरेटर पे और मॉड्यूलस ऑपरेटर पे। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि मॉड्यूलस ऑपरेटर कब यूज करेंगे और डिवीजन ऑपरेटर कब यूज करेंगे। अगर आपको इतना समझ में आ जा रहा है तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमने 2000 के नोट कैलकुलेट कर लिए। अब हमको कैलकुलेट करना है इसी तरीके से 500 के नोट। तो हमने लिखा n 500 इज इक्वल्स टू, पहले तो हम अमाउंट को यहाँ पे डिवाइड कराएंगे 500 से, और डिवाइड कराने के बाद अब हम ओरिजिनल अमाउंट में से 500 के नोट्स को माइनस करा देंगे। तो हमने लिखा अमाउंट मॉडुलस 500। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे 200 के साथ भी करना है। आपको लिखना है n 200 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हमने अमाउंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट वापस आप इसको डिवाइड कराओगे 200 के नोट से, क्योंकि आप 200 का नोट कैलकुलेट कर रहे हो, फिर आपको उतने नोट अपने अमाउंट में से माइनस कर देने हैं और यहाँ पे मॉडुलस 200। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 100 रुपीज़ के नोट, एंड 100 इज इक्वल्स टू अमाउंट को आप यहाँ पे फिर से डिवाइड करोगे 100 से, और उसके बाद अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट, और उसके बाद फिर से मॉडुलस, और उसके बाद फिर से 100। तो आपको ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है बार बार, अगेन एंड अगेन, जब तक आप 1 रुपीज़ तक ना पहुंच जाओ। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। हमने यहाँ तक सारा लॉजिक लिख लिया। अब इसके बाद फाइनली हमको रिजल्ट प्रिंट कराना है, मतलब यूजर को प्रिंट भी तो कराना है कि इतने नंबर ऑफ नोट्स इतने इतने के हुए। तो यहाँ पे हमने कमेंट में लिख दिया प्रिंट लॉजिक, और अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो सिंपल हमको प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना है। तो हमने लिखा प्रिंटफ। अब यहाँ पे 2000 नोट्स, फिर उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं तो %d, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने प्रोग्राम में। तो आप पुरानी वीडियोस को एक बार जरूर देखें अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया
2000 के नोट्स की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लोग n2000 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि इसमें ही हमने कैलकुलेट करके स्टोर किया हुआ है कि 2000 के कितने नोट हैं। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हमको यहाँ लिख देना है n2000। ठीक है, अब उसके बाद हमको लाइन भी ब्रेक करानी है। हम नहीं चाहते कि हमारा एक ही लाइन में प्रोग्राम प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, स्पेस /n, तो इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब इसी लाइन को मैं कॉपी कर ले रहा हूं, पेस्ट 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 एंड अगेन पेस्ट। अब यहाँ पर हमको अमाउंट चेंज कर देना है, तो यहाँ पे हमारा 500 हो जाएगा, यहाँ पर 200, यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10, और एक हमको और चाहिए जहाँ पर हम प्रिंट करा सकें 5 रुपीज़ का, सॉरी एक हमको चाहिए 5 रुपीज़ के लिए और एक हमको चाहिए 1 के लिए। तो यहाँ पे 1, अब यहाँ पे इसको चेंज करके कॉइन्स कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज आप जो चाहो रख सकते हो, मतलब मैंने ये रखा है, आप चाहो तो इसके अलावा भी कुछ रख सकते हो। अब इन वेरिएबल्स को चेंज कर दे रहे हैं। तो 500 के नोट्स को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे n500, 200 के नोट्स को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आ जाएगा n200, इसी तरीके से 100 के नोट्स को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आ जाएगा n100, इसी तरीके से यहाँ पर 50 के नोट्स को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आ जाएगा n50, और इसी तरीके से यहाँ पे 20 रुपीज़ के नोट प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे n20, 10 रुपीज़ के नोट प्रिंट कराने के लिए n10, और उसके बाद यहाँ पर 5 रुपीज़ के नोट प्रिंट कराने के लिए n5, और लास्ट में 1 रुपये के कॉइन को प्रिंट कराने के लिए n1। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल प्रोग्राम हो गया। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप इसको प्लीज एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी इसको सेव कर लेते हैं। फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सेव पे क्लिक किया, प्रोग्राम हमारा सेव हो गया, और उसके बाद इसको रन कराते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोग्राम हमारा चल चुका है। देखिए यहाँ पे इंटर अमाउंट आ रहा है, तो हमने यहाँ पे पहले तो एक सिंपल अमाउंट इनपुट करते हैं, जिससे कि हमको पता चल सके कि हमारा लॉजिक सही भी है कि नहीं। एंटर करा तो देखिए यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि 2000 के 4। अब यहाँ पे हमने कोई आगे मैसेज नहीं प्रिंट कराया था, इसलिए से 4 आ रहा है। तो 2000 के 4 नोट्स और बाकी सारे 000। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4 नोट्स है, मतलब कि 2000 इंटू 4 8000। तो यहाँ तक तो ठीक है। ये काम करते हैं, फिर से अपने लॉजिक को रन कराते हैं। तो हमने इस पर क्लिक करा और वेट करते हैं, हमारा लॉजिक फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब की बार देखिए फिर से एग्जीक्यूट हो चुका है। अब की बार एक हम कॉम्प्लेक्स अमाउंट देंगे। लेट्स सपोज हमने दिया 15,987 और एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 के 7 नोट्स, 500 के 3 नोट्स, 200 के 2 नोट्स, और 50 का 1 नोट, 20 का 1 नोट, 10 का 1 नोट, 5 का 1 नोट और 1 रुपीज के 2 कॉइन्स। अब अगर आप इन सारे अमाउंट्स को ऐड करोगे तो आपको वही अमाउंट मिल जाएगा जो यूजर ने इनपुट करा था। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल हमारा प्रोग्राम करेंसी डिनोमिनेशन का, जहां पर हम एक करेंसी वैल्यू इनपुट करा रहे हैं यूजर से और उसको अलग अलग अमाउंट के नोट्स में और कॉइन्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको प्रोग्राम नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, और मेरी रिकमेंडेशन है कि इस लॉजिक को आप खुद से एग्जीक्यूट करा करके सॉल्व करा करके देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे करा के दिखाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा ओवरऑल प्रोग्राम। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखें। फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले के प्रोग्राम ना देखे हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करें और बाकी प्रोग्राम्स को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।